स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ। जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही। थूक जिहाद पर सरकार के साथ पुलिस अब सख्त होती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के नक्शे कदम पर उत्तराखंड सरकार दुकानदार को लिखना होगा, अपना नाम लगाने होंगे कैमरे। तो देहरादून से ये बड़ी जानकारी। अब उत्तर प्रदेश के नक्शे कदम पर उत्तराखंड सरकार भी दिखाई दे रही है। दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा, इसके साथ ही कैमरे लगाने होंगे। अब उत्तराखंड में भी लागू होगा यूपी मॉडल। उत्तराखंड पुलिस ने जारी की अधिसूचना। धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तराखंड सरकार भी अब यूपी मॉडल अपनाने जा रही है और उत्तराखंड पुलिस ने सूचना इसके लिए जारी कर दिया है। वहीं धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले अराजक तत्वों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और इसके लिए सूचना उत्तराखंड पुलिस की ओर से जारी कर दिया गया है। तो साथ ही साथ बताते चले, दुकानदार को अब अपनी दुकान के आगे अपना नाम लिखना होगा और कैमरे भी लगाने होंगे। तो उत्तर प्रदेश के नक्शे कदम पर अब उत्तराखंड। तो थूक जिहाद पर सरकार के साथ पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट और सख्ती मोड अपनाए हुए हैं और खिलवाड़ करने वालों पर एक्शन लिए जाएंगे। और देहरादून से खबर सामने आ रही। केदारनाथ उपचुनाव पर बड़ी खबर। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी तेज। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए 4 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को बनाया गया सीनियर ऑब्जर्वर। विधायक भुवन कापड़ी, लखपत बुटोला, वीरेंद्र जाति होंगे ऑब्जर्वर। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने किया पत्र जारी। तो ये जानकारी सामने आ रही है और अब पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में जुट गई है कांग्रेस और उपचुनाव के लिए 4 पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। तो केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है और इसके लिए 4 पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए हैं। और उपचुनाव को लेकर एक और जानकारी सामने आ रही। रुद्रप्रयाग में चुनाव की आचार संहिता लागू। 90,540 मतदाता करेंगे उम्मीदवार के भाग्य का फैसला। तो उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रुद्रप्रयाग में चुनाव को लेकर जो है आचार संहिता लागू और 2022 के मुकाबले इस बार विधानसभा में मतदाता घटे। 2022 में 93,016 मतदाता थे। 1,000 दिव्यांग और 641 मतदाता इस बार घर से वोट करेंगे। विधानसभा में 2,949 सर्विस वोटर है। और बीजेपी के दावेदारों की बात करें, आशा नौटियाल, पूर्व विधायक, और कर्नल अजय कोटियाल। तो ये जो है बीजेपी के दावेदार है, जिनके ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। मनोज रावत, पूर्व विधायक, कांग्रेस के दावेदार है ये। तो उपचुनाव को लेकर हरक सिंह रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस के दावेदार है। तमाम जो नाम है वो अब उम्मीदवारों की लिस्ट में सामने आ रहे हैं। केदारनाथ सीट का गणित की बात करें, मतदाता 90,000 से भी अधिक है और महिला वोटर का प्रभाव माना जाता है। और ऐसे में जो है चुनावी तैयारियों को लेकर तमाम पार्टियां अलर्ट मोड पर है। महिला वोटर बताया जा रहा है 45,000 से ज्यादा, यानी कि एक बड़ी संख्या है महिला वोटर्स की। और पुरुष वोटर की अगर हम बात करें तो 44,000 के करीब पुरुष वोटर बताए जा रहे हैं। यानी कि हम देखें तो बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर शामिल है लोग। और विधानसभा सीट पर बूथ 173 पोलिंग है। और वहीं एक बार फिर से हम आपको बताते चले, बीजेपी के दावेदार आशा नौटियाल पूर्व विधायक हैं और इसी के साथ कर्नल। एक बार फिर से हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, जिस तरीके से अब जो है चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, पूरी तरह से पार्टियां जो है जोर शोर से तैयारियों में नजर आ रही है, अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियों का ऐलान किया है, तो उसी के साथ ये कह सकते हैं कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर इस समय पूरे रुद्रप्रयाग जनपद में जो आचार संहिता वो वहां पर लागू हो चुकी है। और ये कहा जा सकता है कि जो चुनाव की प्रक्रिया, उस चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। 22 अक्टूबर से जो नामांकन की जो प्रक्रिया होगी वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। 29 अक्टूबर अंतिम तिथि नामांकन की यहाँ पर निर्धारित की गई है। 4 नवंबर को नाम वापसी होगी और उसके बाद 20 नवंबर को यहाँ पर मतदान होगा। मतदान के लिए पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी तैयारियों को पूरा करने का काम यहाँ पर कर लिया गया है। पूरे विधानसभा सीट में 173 पोलिंग बूथ यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, जहाँ पर मतदाता अपने मत का प्रयोग यहाँ पर करेंगे।
सर्विस वोटरों की संख्या भी ये कह सकते हैं कि 2000 से ज़्यादा यहाँ पर सर्विस वोटर्स की संख्या है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है पहाड़ की विधानसभा सीट पर। इसके अलावा जो दिव्यांग और आपके जो 85 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग मतदाता है उनके लिए भी फॉर्म जो डी होता है, फॉर्म 16D जो होता है, उसको भरवाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है ताकि वो घर बैठे अपने मत का प्रयोग वहाँ पर कर सके। तो कोशिश यही है और ये कहा जा सकता है कि केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए पूरी तैयारियां, पूरी सरगर्मियां यहाँ पर तेज हो चुकी है। निर्वाचन आयोग चुनाव को संपन्न कराने की तैयारी यहाँ पर कर रहा है। जो सियासी दल है वो अपनी चुनावी रणनीति, चुनावी जो बिसाते हैं उनको बिछाने का काम यहाँ पर कर रहा है। और चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ साथ बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों में प्रत्याशियों के चयन को लेकर जो मंथन है वो भी शुरू हो चुका है और दोनों ही दलों के सामने इस समय दावेदारों की लंबी सूची होने के साथ साथ 2022 के मुकाबले इस बार जो विधानसभा में मतदाताओं की संख्या घटती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ हम देखें तो महिलाओं की संख्या कहीं ज्यादा है, लेकिन क्या वजह रही मतदाताओं की संख्या में कमी की? बिल्कुल 2022 में कह सकते हैं कि जब 2022 के विधानसभा चुनाव यहाँ पर हुए थे तो 93,016 वोटर्स कुल इस केदारनाथ विधानसभा सीट पर यहाँ पर मौजूद थे और उसमें ये कह सकते हैं कि 21,886 वोट भाजपा की जो दिवंगत जो विधायक रही है शैला रानी राउत उनको यहाँ पर मिले थे और चुनाव जीतने में कामयाब यहाँ पर हुई थी। निर्दलीय प्रत्याशी जो थे कुलदीप कुमार, उनको 13,000 से ज्यादा वोट यहाँ पर मिले थे और उसके बाद जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे मनोज रावत, वो तीसरे नंबर पर यहाँ पर रहे थे, उन्हें 12,000 कुछ वोट यहाँ पर मिले थे। और जिस प्रकार से ये जीत का आंकड़ा रहा था उसका कह सकते हैं कि इस बार जब उपचुनाव ठीक 2 साल बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं तो फिर ऐसे में मतदाताओं की संख्या यहाँ पर घट चुकी है। जो सर्वे यहाँ पर हुआ उसमें कह सकते हैं कि कई सर्विस वोटर्स जो बाहर थे वो यहाँ से जा चुके हैं, कई लोग यहाँ पर पलायन कर चुके हैं, यानी पलायन का दंश इस बार फिर रुद्रप्रयाग जनपद को यहाँ पर झेलना पड़ा, जिसके चलते वोटों की संख्या यहाँ पर घट चुकी है। तो 90,000 से ज्यादा वोटर्स इस बार इस उपचुनाव में अपने मत का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। जो पार्टियों के जो सियासी दलों के जो प्रत्याशी हैं उनको चुनने का काम यहाँ पर करेंगे। जी बिल्कुल अभय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग सहित सभी सड़क निर्माण करने वाले विभागों को निर्देशित किया था कि 15 अक्टूबर तक सभी सड़कों के गड्ढे हर हाल में भर जाने चाहिए ताकि लोगों को खराब सड़क के कारण परेशानी ना हो। सीएम के निर्देश पर काफी जगह इसका असर देखने को तो मिला, लेकिन टिहरी जनपद के दूरस्थ गांव में कोराडना गांव को जोड़ने वाली 5 किलोमीटर लंबी सड़क पर बड़े गड्ढों की ना तो अधिकारियों ने सुध ली और ना ही जनप्रतिनिधियों ने। इसमें हम तेजी से प्रगति कर रहे हैं और कल की हमारी रिपोर्ट लगभग 65-66% की थी, प्रगति आ गई थी और आज अभी तक जो डाटा है वो और लगातार अपडेट हो रहा है। तो आज लगभग मैं उम्मीद करता हूँ 75% का हमारी प्रगति आ जाएगी और कल का दिन है और हम इसको जल्दी ही जो है 1-2 दिन में कवर अप करके हम 100% पूरा। ये बड़ोगल से कुड़ारना और आगे अमेंडी, भेड़ाखर, घेरा किस ब्लॉक में आती है? ये ब्लॉक है इसका फकोट में आता है, ब्लॉक में नंदनगर तहसील के अंदर आता है। अच्छा, और विधानसभा इसका वो है नंदनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल में। टिहरी में आती है। गड्ढे मुक्त करने की बात सरकार ने कही थी, गड्ढा मुक्त नहीं हुई सड़क आपकी, क्यों? गड्ढा मुक्त तो हुई नहीं, पर लेकिन कुछ बोल रहे थे कि अभी शुरू होने वाला है कि काम इसमें की दिक्कतें होती हैं सड़क में। इसमें बहुत दिक्कत है, अभी तो बहुत ज्यादा हो गया, पत्थर बाहर निकल गए हैं पूरी रोड के, जो पहला वो था इसका सब निकल गया है अभी। तो इसमें तो दिक्कत तो है ही, बच्चे भी जाते हैं गाड़ियों में, कोई गिर भी जाता है, कोई कैसे ही हो जाता है, तो दिक्कत बहुत होती है सर। इसमें गड्ढों में बच्चे आते हैं सुबह स्कूटी के लिए दूर या स्कूल कॉलेज ले आते हैं तो कोई गिरते हैं, किसकी बाइक स्लिप होती है, रात को टंकी तो काफी है सर। तो गांव की अनदेखी के कारण ये भी कि जिला दूर हो गया। हाँ, जिला दूर हो गया सर, इसलिए यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है खास। कौन सा जिला पड़ता है? जिला टिहरी गढ़वाल। अच्छा, इसलिए दिक्कत है। जी सर। तो जैसे हमारी सरकार ने कहा था कि गड्ढा मुक्त हो जाएगी, नहीं हुई? नहीं हुई सर, अभी तक तो हुई नहीं। बहुत गड्ढे हैं? हाँ, बहुत गड्ढे हैं सर। हाँ, बहुत दिक्कत है, मतलब बहुत दिक्कत है सर। आपका नाम? और वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रेन पलटने की साजिश करने वालों पर अब कसेगा शिकंजा। आरोपियों को पकड़ने की एसटीएफ को मिली जिम्मेदारी। राज्य में 500 किलोमीटर लंबा है रेल नेटवर्क। साजिशकर्ताओं को पकड़ने के लिए डीजीपी ने निर्देश जारी किए हैं। जीआरपी और पुलिस करेगी आपस में तालमेल। पिछले दिनों सामने आई घटनाओं के बाद डीजीपी अलर्ट मोड पर और इसी को लेकर अब पूरी तैयारियां
जीआरपी और पुलिस आपसी तालमेल के साथ अब इस मामले की तह तक जाएगी। साजिशकर्ताओं को पकड़ने के लिए डीजीपी ने निर्देश भी दिए हैं। राज्य में बताते चले 500 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क है, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों जो वारदात सामने आई है, इसको लेकर अब पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर। ट्रेन पलटने की साजिश करने वालों पर शिकंजा कसता हुआ उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है। आरोपियों को पकड़ने की जिम्मेदारी एसटीएफ के हवाले। और इसी खबर पर हमारे चैनल हेड अवनीश प्रेमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, जिस तरीके से ट्रेन पलटने की साजिश पिछले दिनों सामने आई है, पूरी तरह से इस पर अधिकारी अलर्ट मोड पर, सरकार की बात करें एक्शन लेने की तैयारी में, वही आरोपियों को पकड़ने की जो जिम्मेदारी है एसटीएफ के हवाले। देखिए, बिल्कुल अभी इस घटना को कौन लोग अंजाम देने वाले थे उनका पता नहीं चला। अज्ञात के खिलाफ इसमें मामला दर्ज किया गया है। तो पुलिस के सामने थोड़ी सी चुनौती जरूर है, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तराखंड पुलिस अब जीआरपी के साथ मिलकर विशेष अभियान चलाएगी और उन संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहाँ पर इस तरह की घटनाएं पूर्व में हो चुकी हैं। दूसरी बात यह है कि इसके लिए एसटीएफ को भी लगाया गया है और ये जानने की और समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कौन लोग थे जो इस घटना को अंजाम देने जा रहे थे। दूसरा, मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि अगर हम खटीमा की बात करें तो नेपाल से लगता हुआ बॉर्डर है और बहुत ही संवेदनशील इलाका वहाँ पर है। तो कौन लोग थे ये अभी पुलिस के लिए थोड़ी चुनौती है, लेकिन डीजीपी ने कल इस पूरे मामले की समीक्षा की है। आला अधिकारी इसमें मौजूद रहे और जीआरपी को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बार बार इस तरह के वारदात सामने आते हैं, किस तरह से जो जीआरपी और पुलिस है आपसी तालमेल के साथ इस पर कदम उठाएगी, क्योंकि इस तरह के जो वारदात है, जो घटनाएं हैं, आए दिन सामने आती है और कहीं ना कहीं हम देखें तो इसमें एक या दो नहीं, बहुत सारी तादाद में जो है अराजक लोग जो है तत्व शामिल होते हैं। किस तरह से नकेल कसा जा सकता है? देखिए जी, इसके लिए संयुक्त अभियान चलाने की बात डीजीपी ने कही है। इसके साथ साथ जो संवेदनशील इलाके हैं, जो रेल लाइनें हैं, वहां पर कैमरे लगाने की बात भी सामने आई है और डीजीपी के अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। इस पर जीआरपी के तमाम अधिकारी मौजूद रहे, जीआरपी पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे और यही फैसला लिया गया कि मिलकर अभियान चलाया जाएगा। और उसके साथ साथ एसटीएफ को भी लगाया गया है, जो ये जानने और समझने की कोशिश करेगी कि इस घटना को अंजाम देने वाले कौन लोग थे, शरारती तत्व थे या उनके साथ कहीं ना कहीं बड़े संगठन से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो ये दोनों ही वारदात कहीं ना कहीं लोगों के लिए, साथ ही साथ सरकार पर भी सवाल उठाने वाली कह सकते हैं। लेकिन अभी हलचल की अगर हम बात करें, किस तरह की हलचल देखी जा रही है, क्या कुछ हड़कंप देखा जा रहा है, किस तरह की तैयारियां? देखिए, अलर्ट मोड पर है यहाँ पर जीआरपी भी और पुलिस भी। संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। जो रेलवे ट्रैक्स है वहाँ पर उनका जायजा लिया जा रहा है और जहाँ पर भी इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है वहाँ पर कर्मचारियों को दंडित किया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि इस घटना को कौन लोग अंजाम देने वाले थे, क्या उनकी मंशा थी, ये अभी फिलहाल पता नहीं चल पाया। पुलिस कोशिश में है कि जो भी इस घटना को अंजाम देने वाले थे उन तक पहुंचे, उनको अरेस्ट किया जाए। जी बिल्कुल अवनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और सीधा चलते हैं जहां उमर अब्दुल्ला सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जारी है, दिखाते आपको। तो जम्मू कश्मीर से मैं सुरेंद्र कुमार चौधरी और ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं श्रीनगर से। और अब देखें तो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक बार फिर से नई सरकार मिलने जा रही है और उमर अब्दुल्ला नए सीएम पद के तौर पर शपथ लेंगे। अक्षुण्ण रखूंगा। मैं जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना to take oath as Minister of Union Territory of Jammu and Kashmir. मैं जावेद अहमद राना अल्लाह अज़्ज़वजल के नाम पर हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत के आइन पर जो कानून की रूह से करार पाया है सच्चा एतकाद रखूंगा और इसके ताईं वफादारी बरतूंगा। ये कि मैं भारत की खुद मुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूंगा। ये कि मैं उस फर्ज को जो मुझे सौंपा जा रहा है वफादारी फर्ज शनासी के साथ जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के लिए वजीर की हैसियत से अंजाम दूंगा। और ये कि मैं हर तरह के लोगों के साथ बिला किसी खौफ
जानबदारी, लगाओ, अदावत कि आयन और कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मैं जावेद अहमद राना खुदा के नाम पर हल्फ उठाता हूं कि मैं बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी शख्स या अशखास को किसी मामला जो मेरे जेर गौर लाया जाए या जिसका मुझे बतौर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के वजीर की हैसियत से इल्म हो कि इतला नहीं दूंगा या उसको जाहिर नहीं करूंगा, मां सिवाय ऐसी सूरत के जबकि मुझे ऐसे वजीर की हैसियत से फराइज की बाज़ाब्ता सरअंजाम दही के लिए ऐसा करना मतलूब हो। तो ये शपथ ग्रहण समारोह श्रीनगर से अभी आप लाइव देख पा रहे हैं और इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल हुए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी इसमें। Shri Javed Ahmed Dar to take oath as Minister of the Union Territory of Jammu and Kashmir. I, Javed Ahmed Dar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Javed Ahmed Dar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. I now request Shri Satish Sharma to take oath as Minister of Union Territory of Jammu and Kashmir. I, Satish Sharma, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Satish Sharma, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. Jai Mata Di. तो श्रीनगर से अभी आप उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण लाइव देख रहे थे और बढ़ते हैं खबरों की ओर। 11 अक्टूबर को हरिद्वार जिला कारागार से फरार हुए 2 कैदियों के मामले में जांच कर रही पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने दोनों कैदियों की मदद करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि जांच में यह बात सामने आई थी कि दोनों कैदियों की मदद किसी ने की थी, जिसकी पूछताछ करने पर पाया गया कि पकड़े गए युवक ने दोनों की मदद की थी, जिसने उन्हें पकड़े और बाकी सामान भी कपड़ों के साथ साथ अन्य सामान भी उपलब्ध कराया। एसएसपी ने कहा कि इस मामले में बहुत जल्द दोनों फरार कैदियों को भी पकड़ने में कामयाबी हासिल होगी। कारागार रोशनाबाद से फरार 2 अभियुक्त पंकज और रामकुमार, इनको प्रश्रय देने और इनको यहाँ से पलायन करने के जुर्म में आज सुनील पुत्र बालेश, जिनके द्वारा इनको एक पैसा भी दिया गया, साथ में इनको जो कपड़े वगैरह भी मुहैया कराए गए थे और उनको यहाँ से पलायन करने में, इनको यहाँ से बाहर भेजने में इनकी हेल्प भी की गई थी। यह जानते हुए कि ये अभियुक्त जेल से फरार हैं और पुलिस को इनकी तलाश है, इसके बावजूद इनके द्वारा ये जो कृत्य है इस पर आज इनको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। साथ में अन्य अभियुक्तों को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिनके द्वारा इनको मदद दी गई है, इनको यहाँ से पलायन करने में मदद की गई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में पूरे जनपद पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इन सभी अभियुक्तों। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौहान हरिद्वार से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विकास, जिस तरीके से जो कैदी फरार हुए थे, पुलिस जो है पूरी तरह से तफ्तीश करने में जुटी हुई थी और अब पुलिस को एक कामयाबी मिली, जो फरार कराने वाला व्यक्ति था उसको पकड़ लिया गया है। क्या कुछ जानकारी सामने आई है? कि जिस तरह से पिछले शुक्रवार को हरिद्वार जेल से 2 कैदी सीढ़ी लगाकर फरार होने में कामयाब हुए थे, जिसके बाद पुलिस के द्वारा 10 टीमों का गठन किया गया था और साथ ही साथ एसआईटी की भी यहाँ पर जांच की बात कही गई थी, जिसके बाद अब अपनी जांच करते हुए जब पुलिस ने उनका सहयोग, जो भागे हुए जो कैदी हैं उनका सहयोग करने वाले एक व्यक्ति को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि जो दोनों ही जो अपराधी हैं, जिनमें से पंकज जो सजा याफ्ता यहाँ पर कैदी था, वो जो भागने में शामिल था, उसके साथ जो दूसरा राजकुमार था, वो उसके साथ यहाँ पर पंकज के ससुराल यहाँ पर पहुंचा, जहाँ पर पहुंचकर उनका जो सहयोग करता था, जिसको गिरफ्तार किया गया है सुनील, उसके द्वारा उनको पैसे और कपड़े यहाँ पे मुहैया कराए गए थे। हालांकि जबकि उसको मालूम था कि दोनों ही जेल से भागे हैं, उसके बावजूद दोनों की सहायता करना कहीं ना कहीं वो भी अपराध में शामिल है। इसके चलते पुलिस के द्वारा उसको भी गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच और पूछताछ उससे की जा रही है। विकास, क्या संभावनाएं जताई जा रही है? कब तक जो है अब कैदियों के ऊपर शिकंजा कस सकता है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है जो भाग चुके हैं? देखिए, जिस तरह से अब इस व्यक्ति को, उनका सहयोग करने वाले व्यक्ति को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, जैसे हमने पूछताछ में बताया कि उससे पैसे और कपड़े लेने के बाद दोनों ही अपराधी जिस तरह से पंकज के लक्सर निवास यहाँ पर उनके अपने पिता और ताऊ से मिलने पंकज वहाँ पर पहुंचा था और जिसके बाद वो यहाँ से गायब हुआ है। हालांकि अब वो कहाँ पर है परिवारजनों को नहीं पता है। जिस तरह से पुलिस की जाँच में अभी जो प्रथम दृष्टया मालूम चला है, लेकिन पुलिस के द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है और पुलिस के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस आगे बढ़ रही है और उसका सहयोग करने वाले व्यक्ति को यहाँ पर गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने पूरी यहाँ पर जिस तरह से पुरजोर, जिस तरह एसएसपी हरिद्वार का कहना है कि वो जल्द ही दोनों अपराधियों के पास पहुंचेगी और दोनों को गिरफ्तार कर दोबारा से जेल में भेजेंगे। बिल्कुल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।